हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्सेज एकेडमी। आज हम अपनी इस 10th क्लास की जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैप्टर नंबर 6 देखेंगे जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। ये सीरीज हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, उसका एक खास रीजन है। देखिए, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 यानी यूनिट 1 और यूनिट 2 जो आपके बुक में गिवन है, बिल्कुल बेसिक पार्ट है जो कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 विच इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की वेटेज 8 मार्क्स की है और इवैल्यूएशन चैप्टर नंबर 7 इसकी वेटेज भी 8 मार्क्स की है। दूसरे, इन दोनों चैप्टर से थोड़े से टेक्निकल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जिनको समझना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 यूनिट 2 अगर आप रीडिंग करेंगे आप आराम से उसको समझ सकते हैं, थोड़ा सा अगर उसमें ध्यान लगाएंगे खुद भी उसको समझ सकते हैं। लेकिन इन दो यूनिट्स में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और इवैल्यूएशन में कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जिसमें थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए हम स्टार्टिंग इस सीरीज की कर रहे हैं यूनिट नंबर 6 नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से। तो आइए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर को समझना स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं उनको समझते हैं और किन टॉपिक्स पे कैलकुलेशन बेस्ड या फिर प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं उन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे और उसको कैसे सॉल्व किया जाए ये सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की डेफिनेशन से। It is quite possible that a definition may be asked in your board examination ke what is natural language processing. So let's try to understand what is natural language processing according to book. हम बुक की डेफिनेशन इसलिए समझेंगे क्योंकि एक तो सिंपल है डेफिनेशन, और दूसरे अगर आप इसी डेफिनेशन को अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाएंगे तो इट विल फेच यू बेटर मार्क्स। अदरवाइज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को हम खुद अपने वर्ड्स में भी डिफाइन कर सकते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अ सब फील्ड और सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हिच इज यूज्ड टू इंटरप्रेट ह्यूमन लैंग्वेज, अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज एंड मेक प्रेडिक्शंस इन द नेचुरल लैंग्वेज व्हिच इज अंडरस्टूड बाय ह्यूमन बीइंग्स। तो this is a simple definition of natural language processing. Let's try to understand according to the book कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की डेफिनेशन क्या है। जैसे ही आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है, इसके सेकेंड पैराग्राफ में ही इसकी डेफिनेशन दी हुई है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और NLP is the subfield of AI that is focused on enabling computers to understand and process human languages. यानी अगर इसको हम समझें तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक सब फील्ड है जिसका फोकस किस पे है, कंप्यूटर्स को ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना कि वो ह्यूमन बीइंग्स की लैंग्वेजेस को समझ सकें और उनको इंटरप्रेट कर सकें और प्रोसेस कर सकें। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सब फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स है। AI इज अ सब फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग एंड AI concerned with the interactions between computers and human languages. In particular, how to program computers to process and analyze large amount of natural language data. दूसरा फोकस इसका किस पे है? दूसरा फोकस है इसका लिंग्विस्टिक्स पे। ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, लिंग्विस्टिक्स, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग है जिसमें ज्यादा फोकस इस चीज पे रहता है कि कंप्यूटर्स में, मशीन्स में और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में इंटरैक्शंस किस तरीके से हो पाएगा, किस तरीके से मशीन्स ह्यूमन बीइंग्स की लैंग्वेजेस को समझ सकती हैं और इंटरप्रेट करके प्रोसेस कर सकती हैं, प्लस जो भी प्रिडिक्शंस उसकी बेसिस पे करने हो या जो भी आउटपुट्स उसकी बेसिस पे देने हो वो दे सकती हैं, व्हिच शुड आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल लैंग्वेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अगेन MCQs के फॉर्म में या फिर 1 और 2 मार्कर के फॉर्म में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हियर व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, या फिर कोई एक एप्लीकेशन दी जा सकती है और आपसे पूछी जा सकती है
कि whether it is a natural language processing application or not. तो कुछ applications जो NLP की हैं वो हैं automatic summarization. What is automatic summarization? In automatic summarization, large piece of text is provided to the machine and the machine provides you summary of the text. For example, आप एक बड़ा सा पैराग्राफ या बड़ा सा टेक्स्ट चैट जीपीटी को प्रोवाइड कीजिए एंड आस्क इट टू जनरेट समरी ऑफ दैट पैराग्राफ. वो क्या करेगा? ऑटोमेटिकली इट विल गो थ्रू द होल टेक्स्ट, understands it, generalizes it, interprets it and then produces summary of the text. दूसरी important application हो गई sentiment analysis. Now what is sentiment analysis? The goal of sentiment analysis is to identify sentiments among several posts or even in the same post where emotion is not always explicitly expressed. आप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कई सारे पोस्ट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, वीडियोस वॉच करते हैं, उनको लाइक करते हैं, उनमें अलग अलग किस्म के इमोजीज सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते हैं. तो बहुत सारी एक्टिविटीज आप ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म करते हैं. आपके उन मैसेजेस से आपके सेंटिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना, दैट इज सेंटिमेंट एनालिसिस. ये जानना कि आपको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पसंद आया है या फिर उसमें आपको क्या क्या कमियां नजर आई हैं, या फिर अगर कोई पोस्ट आपके साथ शेयर की गई थी तो उस पोस्ट के लिए आपका क्या रिएक्शन रहा, वो पोस्ट आपको पसंद आई उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में या फिर आपको वो पसंद नहीं आई. तो ये सेंटिमेंट एनालिसिस कहलाता है. डिफरेंट कंपनीज जो कि प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती हैं, अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती हैं, वो कंपनीज इस सेंटिमेंट एनालिसिस का इस्तेमाल करती हैं टू आइडेंटिफाई द रिएक्शंस ऑफ कस्टमर्स एंड हाउ टू इम्प्रूव अपॉन देयर प्रोडक्ट्स, how to improve the features of the products. Let's go to the next application of NLP, and that is text classification. Now this is different from text summarization. Remember, text classification mein suppose a huge text is provided to the machine. Now the machine will classify different portions of that text. For example, हमने huge text provide कर दिया एक कंप्यूटर को जो कि इंडिया के बारे में है. अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस NLP उसमें क्या करेगा? उस टेक्स्ट को, ह्यूज टेक्स्ट अबाउट इंडिया, उसको क्लासिफाई करेगा, उन पैराग्राफ्स को सेग्रीगेट करेगा जो कि स्पोर्ट्स के बारे में है, इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में है, उन पैराग्राफ को, उस टेक्स्ट को अलग कर देगा जो कि कल्चर के बारे में है, जो फूड के बारे में है, जो ट्रेडिशंस के बारे में है, उस टेक्स्ट को अलग कर देगा जो कि इंडिया के फेस्टिवल्स के बारे में है. तो अलग अलग हेडिंग्स में या फिर अलग अलग पोर्शंस में सेग्रीगेट कर देना कि इस ह्यूज टेक्स्ट में ये टेक्स्ट इस कैटेगरी को बिलोंग करता है, ये टेक्स्ट इस कैटेगरी को बिलोंग करता है. दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट क्लासिफिकेशन. देन द नेक्स्ट वन जो कि आजकल हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स. ये इसके एग्जांपल्स वर्चुअल असिस्टेंट्स के, चाहे एप्पल के फोन हो उसमें सीरी, एंड्रॉयड में गूगल असिस्टेंट या फिर एलेक्सा, सैमसंग डिवाइसेस में बिक्सबी, माइक्रोसॉफ्ट के डिवाइसेस में कोर्टाना. ये वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं जिनको आप कमांड्स दे सकते हैं अपनी नेचुरल लैंग्वेज में, और उस कमांड को वो समझ के उसको इंटरप्रेट करके फर्दर कोई काम एग्जीक्यूट करते हैं. फॉर एग्जांपल, आप एलेक्सा को कमांड दे सकते हैं कि एलेक्सा स्विच ऑन टीवी फॉर मी. एलेक्सा क्या करेगा? इट विल अंडरस्टैंड योर कमांड एंड इट विल स्विच ऑन द टीवी फॉर यू. आप एलेक्सा को कमांड दे सकते हैं कि एलेक्सा प्ले दीज सॉन्ग्स फॉर मी. एलेक्सा विल ऑटोमेटिकली प्ले दीज द सॉन्ग्स दैट यू विल स्पेसिफाई फॉर यू. तो ये वर्चुअल असिस्टेंट्स आपकी ह्यूमन लैंग्वेज के साथ इंटरैक्ट करके और उसी नेचुरल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं या फिर आउटपुट्स प्रोवाइड करते हैं. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको YouTube पे मिल जाएगा जहां पे सुंदर पिचाई एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं टू अ सेट ऑफ ऑडियंस जिसमें गूगल असिस्टेंट इज प्लेसिंग कॉल्स ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट. तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोग एग्जांपल के लिए वो
देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। लेट्स स्टार्ट विद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्लास 10th में जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं, चाहे डेटा साइंस का चैप्टर हो या फिर कंप्यूटर विजन का हो या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का हो, सीबीएसई ने क्या किया है, प्रोजेक्ट्स के साथ इनको रिलेट किया है। डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स जो कि एआई बेस्ड सॉल्यूशंस हम डेवलप कर सकते हैं, उनके साथ इनको रिलेट किया है ताकि कैंडिडेट स्टूडेंट अच्छे से समझ सके व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एरिया रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रोजेक्ट फॉर्म, अ मॉडल व्हिच कैन वर्क इन रियलिटी। तो इस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के चैप्टर में एक बहुत ही अच्छा सा प्रोजेक्ट लिया गया है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के बारे में, सीबीटी के बारे में। ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करें which is a chatbot, smart bot, जिस चैटबॉट के साथ लोग अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें। चैटबॉट के साथ डिस्कस करने में फायदा क्या होगा? चैटबॉट के साथ डिस्कस करने में फायदा ये होगा कि लोग खुल के अपने आप अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस कर सकेंगे, क्योंकि वहां पे उसको इस बात का डर नहीं है कि दूसरे लोगों को उस चीज के बारे में, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलेगा। और चैटबॉट से खुल के अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। चैटबॉट उनकी प्रॉब्लम्स को एज एन इनपुट लेके उसको अच्छी तरीके से समझ के इंटरप्रेट करके एक प्रॉपर ऐसी स्टेज पे लेकर आ जाए बाय इंटरैक्टिंग विद द पर्सन कि एटलीस्ट वो जो पर्सन है वो कन्विंस हो जाए कि उसको प्रॉपर प्रोफेशनल से उसको कंसल्ट करना चाहिए। तो ऐसी स्टेज पे उस पर्सन को ले आए, यानी यहाँ पे जो चैटबॉट और उस पर्सन के बीच में इंटरेक्शन होगी वो बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज में होनी चाहिए, जैसे कि ह्यूमन बींग्स आपस में बातचीत करते हैं। तो इस तरीके का एक केस सिनेरियो यहाँ पे दिया हुआ है, और उस केस सिनेरियो में अगर आप प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को देखें तो उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट स्टेज होती है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब अपना चैप्टर यूनिट 2 करेंगे, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। अभी फिलहाल ब्रीफ में हम जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम स्कोपिंग। प्रॉब्लम स्कोपिंग में हम 4W कैनवस तैयार करते हैं और प्रॉब्लम स्टेटमेंट तैयार करते हैं। तो यहाँ पे भी उस 4W कैनवस के बारे में डिस्कस किया गया है। व्हाट यानी व्हाट इज द प्रॉब्लम, हु आर द स्टेक होल्डर्स, वेयर द प्रॉब्लम इज अकरिंग, अंडर विच सर्कमस्टांसेस प्रॉब्लम इज अकरिंग, and why that problem has to be solved with the help of AI। तो ये 4Ws को लेके एक 4W कैनवस तैयार करना है, और उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक इज अ सिंगल डॉक्यूमेंट व्हिच डिपिक्ट्स और व्हिच डिस्प्लेस और रिप्रेजेंट्स ऑल द 4Ws। एक सिंगल डॉक्यूमेंट जिसमें चारों W आपके मौजूद रहते हैं विद डिस्क्रिप्शन। सो दैट इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसको हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में डिटेल में करेंगे, तो वो तैयार करना है। देन सेकंड स्टेज आती है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की डेटा एक्विजिशन। नाउ हाउ टू एक्वायर द डेटा, देयर आर डिफरेंट मेथड्स। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आया है सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, ऑफलाइन मेथड्स या ऑनलाइन मेथड्स यूजिंग व्हिच डेटा कैन बी एक्वायर्ड। तो चार यहाँ पे बेसिक डेटा एक्विजिशन के मेथड्स बताए गए हैं। सर्वेज यानी मास ऑफ पीपल को के लिए आप एक क्वेश्चनर तैयार करके उनसे रिस्पॉन्सेस कलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें जो लोग आपको रिस्पॉन्सेस देंगे वो एनोनिमस रहेंगे। सेकेंड, ऑब्जर्विंग द थेरेपिस्ट सेशन। थेरेपिस्ट्स यानी वो प्रोफेशनल्स जो कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे साइकियाट्रिस्ट वगैरह या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो ऐसे लोगों के सेशंस को, ऐसे प्रोफेशनल्स के सेशंस को ऑब्जर्व करना। अब ऐसा तो यूजुअली पॉसिबल नहीं होता कि आप किसी की क्लिनिक में जाके उसके सेशंस को ऑब्जर्व करें, बट यू कैन डेफिनेटली सर्च different videos of these kind of sessions over internet।
यूट्यूब वगैरह पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट मेथड इज डेटाबेसेस अवेलेबल ओवर इंटरनेट। काफी सारी ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जहां से आप इन डेटाबेसेस को एक्वायर कर सकते हैं, प्रैक्टिस डेटाबेसेस को, सैंपल डेटाबेसेस को, जैसे कि kaggle.com। तो आप ऐसी वेबसाइट्स पे से यू कैन एक्सेस द डेटा। इंटरव्यूज, now if possible you can conduct interviews with the people who are suffering from these kind of problems। तो ये कुछ मेथड्स डेटा एक्विजिशन में आपको एग्जांपल के तौर पे दिए हुए हैं। नाउ आफ्टर डेटा एक्विजिशन द नेक्स्ट थिंग इज डेटा एक्सप्लोरेशन। दैट मींस डेटा एक्सप्लोरेशन में वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द डेटा, वी आर गोइंग टू refine the data, we are going to mine the data. Data visualization concepts comes into picture, where data is represented with the help of charts and graphs and in different forms like tables and all. Then modeling is the stage project life cycle की, जो कि 4th नंबर पे आती है आफ्टर डेटा एक्सप्लोरेशन। इस मॉडलिंग के दौरान हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू प्रिपेयर अ प्रोटोटाइप मॉडल ऑफ द AI बेस्ड सॉल्यूशन। यानी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। यानी इट इज नॉट अ प्रॉपर मॉडल, इट इज नॉट अ फाइनल सॉल्यूशन, बट अ काइंड ऑफ वर्किंग सॉल्यूशन। हम मॉडल्स बनाते हैं। मॉडल बनाने के बाद लास्ट स्टेज आती है, वो आती है इवैल्यूएशन की, जिसके लिए आपका फाइनल चैप्टर भी है, फाइनल यूनिट भी है, इवैल्यूएशन। वंस योर मॉडल इज रेडी, व्हाट यू डू, यू इवैल्यूएट दैट मॉडल, वेदर दैट मॉडल इज making predictions or giving you output as per your desired expectations। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके हिसाब से वो आउटपुट दे रहा है मॉडल या नहीं दे रहा, प्रेडिक्शंस अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस सही कर रहा है या नहीं कर रहा, इन सब चीजों को हम इवैल्यूएट करते हैं, टेस्ट करते हैं। सो दिस इज अबाउट इवैल्यूएशन। तो ये था प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल विद रिस्पेक्ट टू एन NLP बेस्ड प्रॉब्लम। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे चैटबॉट्स के, जो कि AI बेस्ड चैटबॉट्स हैं, स्मार्ट बॉट्स हैं, जिनको स्मार्ट बॉट्स कहा जाता है। यू कैन यूज दीज लिंक्स टू एक्सेस दीज चैटबॉट्स। इनके साथ आप इंटरैक्ट करके देख सकते हैं हाउ दीज चैटबॉट्स आर रिस्पॉन्डिंग। प्लस जितना ज्यादा आप इनके साथ इंटरैक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा ये चैटबॉट लर्न करेंगे और आपको बेटर रिस्पॉन्सेस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। सो let's move to this important difference, जो कई बार ये डिफरेंस पूछा गया है between two types of bots। चैट बॉट्स को हम दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, स्क्रिप्ट बॉट और स्मार्ट बॉट। स्क्रिप्ट बॉट्स वो चैट बॉट्स होते हैं जिनके लिए ऑलरेडी कोडिंग कर दी गई है, प्री डिफाइंड कोडिंग है, प्रोग्रामर्स ने कोडिंग कर दी है और जिस हिसाब से कोडिंग करी है उसके लिए स्क्रिप्ट लिखी है, उसी हिसाब से वो चैटबॉट्स रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल irctc.co.in, जहां से आप रेलवे टिकट्स बुक करते हैं, तो वहां पे आपको जो चैटबॉट मिल जाएगा वो आपको प्री डिफाइंड ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा और अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड ऑप्शंस आपको ऑप्शन सेलेक्ट करके उससे इंटरैक्ट करना होगा। या फिर LIC की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे licindia.com, तो वहां पे भी आपको चैटबॉट जो मिलेगा स्क्रिप्टेड चैटबॉट रहेगा, जो कि आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा और उन ऑप्शंस के हिसाब से आपको अपने सिलेक्शंस करने होंगे और उन सिलेक्शंस की बेसिस पे वो चैटबॉट आपको रिस्पॉन्ड करेगा। दैट इज स्क्रिप्ट बॉट, जो कि प्री डिफाइंड कंडीशंस, प्री डिफाइंड रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से वर्क कर रहा है। सो लेट्स गो थ्रू व्हाट अ स्क्रिप्टेड चैटबॉट इज। A script bot are easy to make, क्योंकि हमें खुद कोडिंग कर देनी है, उसमें कोई ज्यादा टफ टास्क नहीं है। जैसे हम कोडिंग करेंगे वैसे वो स्क्रिप्ट बॉट वर्क करेगा। Script bots work around a script which is programmed in them. Mostly they are free and are easy to integrate to a messaging platform. तो क्योंकि वो प्री डिफाइंड रूल्स के हिसाब से करते हैं काम, इसलिए उनको इंटीग्रेट करना अपने प्लेटफॉर्म में ज्यादा आसान रहता है, यूजुअली फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। नो और लिटिल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल्स। लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल्स की जरूरत ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शंस आपके सामने आते जाते हैं, आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और उन सिलेक्शंस की बेसिस पे फर्दर
आपको रिस्पॉन्स मिलता जाता है जो कि प्री डिफाइंड होता है। वहां पे डायरेक्ट आपसे ह्यूमन लैंग्वेज में या नेचुरल लैंग्वेज में इंटरेक्शन नहीं हो रहा, इसीलिए इनकी फंक्शनैलिटी लिमिटेड रहती है। जिसके लिए कोडिंग कर दी गई, बस उसी कोड के हिसाब से ये वर्क करेंगे। वहीं पे स्मार्ट बॉट्स जो कि एआई एनेबल्ड चैट बॉट्स होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? स्मार्ट बॉट्स आर फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल। दैट मीन्स स्मार्ट बॉट किसी एक स्पेसिफिक चीज के बारे में रिस्पॉन्स नहीं करते, दे कैन गिव यू रिस्पॉन्सेस फॉर वैरायटी ऑफ थिंग्स। वाइड रेंज होती है जिसमें आप इनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। आप इनसे स्पोर्ट्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, म्यूजिक के बारे में, जनरल चीजों के बारे में डिस्कशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी एंड जेमिनाई। स्मार्ट बॉट्स वर्क ऑन बिगर डेटाबेसेस एंड अदर रिसोर्सेज डायरेक्टली। जैसे जेमिनाई है, जेमिनाई डायनामिकली इंटरनेट को सर्व करता है, सर्च करता है और आपको रिस्पॉन्सेस ऑब्टेन करके देता है। चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी, जेमिनाई, इनको ह्यूज डेटा पे ट्रेन किया गया है। स्मार्ट बॉट्स लर्न विद मोर डेटा। जैसे जैसे हम इन स्मार्ट बॉट्स के साथ इंटरैक्ट करते जाते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल इंटरैक्ट कर रहे हैं, वैसे वैसे ये लर्न भी करते जाते हैं। यानी इनकी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग साथ साथ चलती जाती है ताकि ये और बेटर टाइम के साथ रिस्पॉन्ड कर सकें। जैसे आप लोगों ने चैट जीपीटी में देखा भी होगा, कई बार चैट जीपीटी गलत आंसर दे देता है, बट अगर आप उसको करेक्ट कर दें तो इट लर्न्स फ्रॉम इट्स मिस्टेक। कोडिंग इज रिक्वायर्ड टू टेक दिस अप ऑन बोर्ड। इसको इनिशियली स्टार्ट करने के लिए कुछ कोडिंग की जरूरत होती है, और एक बार एल्गोरिथम्स और कोडिंग्स इसको स्टार्ट कर दें, देन इट कीप्स ऑन डेवलप on its own, learn on its own. It may create algorithms on its own to learn. Wide functionality, जैसा अभी मैंने आपको बताया, इनकी फंक्शनैलिटी बहुत वाइड होती है, बहुत ज्यादा टॉपिक्स पे आप इनके साथ डिस्कशंस कर सकते हैं। Now the next topic is human language versus computer language. अब यहाँ पे बच्चों आप लोगों को एक डिफरेंस बताना है ह्यूमन लैंग्वेजेस और कंप्यूटर लैंग्वेज में, और इसको समझने की जरूरत है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड कंप्यूटर लैंग्वेज? सबसे पहले ह्यूमन लैंग्वेज जो होती है वो नेचुरल लैंग्वेज होती है। ह्यूमन लैंग्वेज इज नेचुरल लैंग्वेज विच वी लर्न बाय बर्थ एंड फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स एंड ऑन आवर ओन। हम बहुत सारे लैंग्वेजेस सीखते हैं, फॉर एग्जांपल हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कन्नड़, मलयालम, अलग अलग किस्म की लैंग्वेजेस सीखते हैं और उसमें इंटरैक्ट करते हैं। वेयर एज कंप्यूटर लैंग्वेज चाहे कंप्यूटर्स कितने भी एडवांस्ड हो जाएं, इट अंडरस्टैंड्स ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ 0 एंड 1। यानी कुछ भी अगर कंप्यूटर को समझना है, कंप्यूटर को इंटरप्रेट करना है, तो इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू 0 एंड 1। अगर डेटा 0 और 1 की फॉर्म में नहीं मिलेगा तो कंप्यूटर विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट इट। यानी सिंपली एबीसीडी जो हम बोलते हैं, वो एबीसीडी भी कंप्यूटर्स को 0 और 1 की फॉर्म में चाहिए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन लैंग्वेजेस। देखिए, ह्यूमन बींग्स जब बात करते हैं तो उस ह्यूमन बींग्स की बातचीत में बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, इमोशंस होते हैं, टोन्स होती हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द स्पीच, अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट कम या ज्यादा होती है, पिच हाई और लो होती है। कई सारे न्यूएंसेस होते हैं लैंग्वेजेस में, जैसे कि हम हाँ, ओहो, इस तरीके के काफी सारे एक्सप्रेशंस को हम यूज करते हैं। जबकि कंप्यूटर इज अ मशीन, उसके पास इमोशंस जैसी कोई चीज नहीं है। तो जहां पे हमारे इन इमोशंस में, एक्सप्रेशंस में भी कोई ना कोई मतलब होता है, कंप्यूटर्स उसको समझ नहीं पाता। तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ह्यूमन बींग्स जब बातचीत करते हैं तो एक ही बात के कई मीनिंग्स निकल के आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर फेस हैज टर्न्ड रेड। अब यहाँ पे इस बात के मल्टीपल मीनिंग्स निकल के आ सकते हैं कि फेस का कलर रेड
कलर का हो गया, फेस हैज टर्न रेड, या फिर शर्म की वजह से या एम्बैरेसमेंट की वजह से कोई बहुत ही शर्मिंदा हो गया, तो मल्टीपल मीनिंग्स निकल के आते हैं। जबकि मशीन के लिए वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग रहेगा कि योर फेस हैज टर्न रेड। तो ये इमोशंस, एक्सप्रेशंस, न्यूएंसेस कंप्यूटर लैंग्वेजेस में नहीं रहते, और यही बेसिक डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर पाना एक मशीन के लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी टास्क को परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सो once you have understood the difference between the natural language and computer language, और यहाँ पे आप आइडेंटिफाई अगर कर सकते हैं कि what could be the challenges to train a machine to process natural language, you can express the challenges। जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो सभी मशीन के लिए चैलेंजेस हैं, बट स्टिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की फील्ड ऐसी है जो कि इन चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश कर रही है। 100% अभी नहीं कर पाई है, बट चैट जीपीटी, जेमिनाई, गूगल जेमिनाई, ये ऐसी इनोवेशंस हैं जो कि काफी हद तक इसको ओवरकम कर चुकी हैं। Now let's move on to data processing. Now this data processing is called text normalization। ये जो डेटा प्रोसेसिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के केस में होगी इसको हम कहते हैं टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। Now what is text normalization? This text normalization consists of a number of steps through which we go to transform the human language into machine understandable form। एक ऐसे स्टेज पे लाके रख देना ह्यूमन लैंग्वेज को जिसको मशीन easily it can understand and interpret। That is called text normalization। So according to definition, in text normalization we undergo several steps to normalize the text to a lower level। What is this lower level? वो लेवल जो कि मशीन समझ सकती है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है, and that definition is about a word which is called corpus। What is corpus? Whenever we are processing the data for natural language processing, we will be working on text from multiple documents, and the term used for the whole textual data from all the documents together is known as corpus। ये corpus की definition है। Whenever we are working with natural language processing, we'll be working with multiple documents। कई सारे documents के साथ हम simultaneously काम करेंगे। उन सभी डॉक्यूमेंट्स में जितना भी टेक्सचुअल डेटा है, कंप्लीट टेक्सचुअल डेटा प्रेजेंट इन ऑल द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड कॉर्पस। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं वन बाय वन द स्टेप्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। सो पहला स्टेप यहां पर आ जाता है सेंटेंस सेगमेंटेशन का। व्हाट हैपेंस इन सेंटेंस सेगमेंटेशन? हमें कई सारे पैराग्राफ्स गिवन रहेंगे टू प्रोसेस द नेचुरल लैंग्वेज। उन पैराग्राफ्स को हम सेंटेंसेस में डिवाइड करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड सेंटेंस सेगमेंटेशन। सो अंडर सेंटेंस सेगमेंटेशन द होल कॉर्पस इज डिवाइडेड इनटू सेंटेंसेस। ईच सेंटेंस इज टेकन एज अ डिफरेंट डेटा। सो नाउ द होल कॉर्पस गेट्स रिड्यूस्ड टू सेंटेंसेस। सो इन सेंटेंस सेगमेंटेशन हम क्या करते हैं, हम कॉर्पस को या जितना भी टेक्सचुअल डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसको सेंटेंसेस में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल हियर एक पैराग्राफ है जिसमें एक सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो रहा है, दूसरा सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो हमने इस पैराग्राफ को दो सेंटेंसेस में डिवाइड कर लिया। इट्स कॉल्ड सेंटेंस सेगमेंटेशन। Now the next one is tokenization। Now what is tokenization? Tokenization में हम sentences को लेते हैं और उन sentences में हर word को और special character को अलग अलग कर देते हैं। So after segmenting the sentences,
each sentence is then further divided into tokens. Token is a term used for any word or number or special character occurring in sentence. तो एक सेंटेंस में कोई भी वर्ड, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी नंबर अगर आ रहा है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है टोकन. दैट इज कॉल्ड टोकन. तो जब हम सेंटेंस को इन टोकन्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड टोकनाइजेशन. सो दिस इज द सेकंड स्टेप इन टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन. नाउ next important step is removing stop words, special characters and numbers. Now what are stop words? Stop words are words which occur very frequently in the corpus but do not add any value to it. बच्चों ये definitions बहुत important हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है. तो स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस में बहुत बार आ रहे हैं, कई बार आ रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको हटा देंगे तो उससे सेंटेंस के मीनिंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. तो जैसे कि वर्ड्स लाइक ए, एन, एंड, आर, as, for, it, is, into, in, if, on, or, such, the, there, to, etc. इस तरीके के जो वर्ड्स हैं जो कि सेंटेंसेस में अक्सर आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन इनको हटाने से सेंटेंस के एक्चुअल मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें हम स्टॉप वर्ड्स कहते हैं. सो स्टॉप वर्ड्स रिमूवल में हम स्टॉप वर्ड्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को सेंटेंस में से रिमूव कर देते हैं. दिस वाज द थर्ड स्टेप इन टेक्स्ट normalization. Once removal of stop words is done, the next stage is converting text to a common case. अब जो हमारे पास sentences available हैं, text available है, वो उसमें कैपिटल लेटर्स में हो सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में वर्ड्स हो सकते हैं, मिक्स्ड फॉर्म में वर्ड्स हो सकते हैं, कैपिटल स्मॉल. कंप्यूटर के लिए आसान रहता है अगर पूरा का पूरा फॉर्म एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में आ जाए, पूरा का पूरा टेक्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में आ जाए, या तो अपर केस या लोअर केस. तो जनरली जो टेक्स्ट होता है उसको लोअर केस लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है. सो हियर यू कैन सी एग्जांपल में कि हेलो वर्ड डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है और इन सभी हेलो वर्ड्स को कन्वर्ट करके स्मॉल केस में कर दिया गया है. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन. ये तो इंपॉर्टेंट है और अक्सर इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है विद एग्जांपल. व्हाट इज स्टेमिंग एंड व्हाट इज लेमेटाइजेशन? स्टेमिंग इज द प्रोसेस इन व्हिच द एफिक्सेस of words are removed and the words are converted to their base form. Affixes या suffixes जो कि एक वर्ड में लगाए जाते हैं, उन affixes और suffixes को हटाने के प्रोसेस को और वर्ड्स को बेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को स्टेमिंग कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम वर्ड लें एक केयरिंग. केयरिंग एक वर्ड है, इसका बेस वर्ड है केयर. हम क्या करेंगे, इसमें जो एफिक्स है आईएनजी, इसको हटा देंगे. आईएनजी को हटाने के बाद जो बेस फॉर्म या रूट वर्ड हमारे पास आएगा वो आएगा CAR, कार, और इसका जो स्टेम्ड वर्ड रहेगा वो रहेगा ING. यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एफिक्सेस हटा देते हैं टू गेट द रूट वर्ड. लेकिन स्टेमिंग में जो एक प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि अक्सर जो वर्ड्स हमको मिलते हैं, रूट वर्ड्स हमको मिलते हैं, दे आर नॉट मीनिंगफुल अकॉर्डिंग टू द एफिक्स. कार हालांकि मीनिंगफुल वर्ड है, बट ING जब हमने, ये केयरिंग वर्ड था, केयर से बना है, इसका एक्चुअल रूट वर्ड है केयर. केयर की जगह हमें जो वर्ड मिला वो मिला कार. It is not related to the care word, so it is not meaningful in this context. एक और वर्ड हम ले लेते हैं जैसे moving, MOVING. अब इस मूविंग में से हम ING हटा देंगे. हालांकि ये मूविंग वर्ड बना है,
मूव वर्ड से जिसकी स्पेलिंग होती है MOVE, लेकिन हमें रूट वर्ड क्या मिलेगा यहाँ पे MOV, और स्टेम्ड वर्ड क्या मिलेगा ING। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके MOV इज अ मीनिंगलेस वर्ड। दिस इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ स्टेमिंग डज। कभी मीनिंगफुल वर्ड भी मिल सकता है, लेकिन कई बार हमें मीनिंगलेस वर्ड्स भी मिलते हैं। तो दिस इज स्टेमिंग। इसी का अपोजिट है लेमेटाइजेशन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं बच्चों स्टेमिंग के, सो यू कैन गो थ्रू दीज एग्जांपल्स। लेमेटाइजेशन, अब लेमेटाइजेशन स्टेमिंग का बिल्कुल अपोजिट है, इन द सेंस कि व्हाट इट डज, ये भी वही करता है जो कि स्टेमिंग कर रहा है। इट रिमूव्स एफिक्स फ्रॉम द वर्ड एंड गेट्स द रूट वर्ड, लेकिन यहाँ पे जो रूट वर्ड हमें ऑब्टेन होता है इट इज मीनिंगफुल। उस वर्ड का प्रॉपर मीनिंग होता है रिलेटेड टू कंटेक्स्ट, उस एफिक्स के हिसाब से। सो let's go to the definition of lemmatization. Stemming and lemmatization both are alternative processes to each other. यानी दोनों एक दूसरे के alternative procedures हैं. As the role of the both of the processes same, removal of affixes. But the difference between both of them is that in lemmatization, the word we get after affix removal, also known as lemma, जो word हमें मिलेगा after removing the affix, उसको हम क्या बोलेंगे? lemma, is a meaningful one. ये word meaningful रहेगा, unlike stemming. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल देखे, मूविंग MOVING, जब इसका हम एफिक्स हटा देंगे तो हमें जो रूट वर्ड मिलेगा वो मिलेगा मूव प्रॉपर, और एफिक्स हटके ING, तो यहाँ पे जो मूव कहलाएगा वो लेमा कहलाएगा। सो this is the basic difference between stemming and lemmatization. In stemming, many a times the root word that is obtained is not meaningful after removing the affix, but in lemmatization, the root word which is called lemma is always meaningful after removing the affix. So this is the basic difference between stemming and lemmatization. आगे चलते हैं हम अब। Now another important term that is bag of words, और बहुत बार अलग अलग फॉर्म में bag of words पूछा गया है। What is bag of words? Bag of words is a natural language processing model which helps in extracting features out of the text which can be helpful in machine learning algorithms. In bag of words, we get the occurrence of each word and construct the vocabulary for the corpus. So basically ये bag of word algorithm होता है। इस bag of word algorithm में हम क्या करते हैं, जितना भी text है उसको consider करते हैं कि इन सभी words को, ये जितने भी words हैं, suppose these are the paragraphs, इन paragraphs को हम एक bag में डाल देंगे, which is called bag of word. Now अब हम क्या करते हैं, इस पैराग्राफ में जितने भी वर्ड्स आए हैं उनकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार वो वर्ड रिपीट हुआ है, उसको नोट डाउन कर लेते हैं या उसको स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ में इट 6 टाइम्स आया है, आई 5 टाइम्स आया है, द 4 टाइम्स आया है, टू 3 टाइम्स आया है, एंड 3 टाइम्स आया है, एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड बैग ऑफ वर्ड। सो वी पुट the whole text into a bag, and from that bag we create the vocabulary, how many times a specific word has occurred in the text. That is called bag of word algorithm. So after bag of word, the most important part of this chapter, और इसको हमें बहुत ध्यान से करना है और इसके लिए हम examples लेके चलेंगे। This final stage is calculation of TF-IDF, हमें TF-IDF कैलकुलेट करना है। आगे आएगी ये टर्म, तब हम डिटेल में देखेंगे। TF-IDF स्टैंड्स फॉर टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये
TF-IDF हमको कैलकुलेट करना है, और इस TF-IDF को कैलकुलेट करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करते हैं। लंबा है लेकिन सिंपल है और इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से देखते हैं हम इसको। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बैग ऑफ वर्ड एल्गोरिथम और हाउ टू कैलकुलेट TF-IDF व्हेन सम डॉक्यूमेंट्स आर गिवन। अब यहाँ पे मैंने जो डॉक्यूमेंट्स चैप्टर में दिए हुए थे उसी को कॉपी कर लिया है। हमें 3 डॉक्यूमेंट्स गिवन है, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 एंड डॉक्यूमेंट 3, और इनमें कुछ सेंटेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल इन डॉक्यूमेंट 1, अमन एंड अनिल आर स्ट्रेस्ड, अमन वेंट टू अ थेरेपिस्ट, अनिल वेंट टू डाउनलोड अ हेल्थ चैटबॉट। अब इसके लिए हमें TF-IDF कैसे कैलकुलेट करना है, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। सबसे पहला स्टेप जो हम इसमें करेंगे वो डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, वो क्रिएट डिक्शनरी। और इन स्टेप्स को जब आप आंसर शीट्स पे करेंगे तो आपको बहुत क्लियरली लेजिबल और नीट हैंडराइटिंग में करना है। डिक्शनरी कैसे क्रिएट करेंगे, जितने भी वर्ड्स इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में आ रहे हैं हम उनको एक एक बार लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट 1 में आ रहा है हमारे पास अमन एंड अनिल आर स्ट्रेस्ड। जैसे डॉक्यूमेंट 2 में अमन आ रहा है, अमन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, उसको अब हम दोबारा नहीं लिखेंगे, तो एक एक बार सभी वर्ड्स को लिख लेना है। सो डॉक्यूमेंट 2 में जो हमारे पास वर्ड्स आ रहे हैं वो है वेंट, अमन हम लिख चुके हैं, टू अ थेरेपिस्ट। थर्ड डॉक्यूमेंट में अनिल आ चुका है, वेंट आ चुका है, टू आ चुका है, तो नेक्स्ट वर्ड हम लिखेंगे डाउनलोड, आ चुका है पहले ही, हेल्थ चैटबॉट। ये वर्ड्स हमने लिख लिए, ये हमारी क्रिएट हो गई डिक्शनरी। पहला स्टेप हमारा डिक्शनरी क्रिएट करना है। दूसरा स्टेप अब आ जाता है, इस डिक्शनरी से डॉक्यूमेंट वेक्टर हम क्रिएट करेंगे। तो डॉक्यूमेंट वेक्टर कैसे क्रिएट करेंगे, डॉक्यूमेंट वेक्टर जो क्रिएट होगा वो हर वर्ड के लिए तीनों डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से क्रिएट होगा, यानी हर डॉक्यूमेंट में उस वर्ड का डॉक्यूमेंट वेक्टर क्रिएट होगा। कैसे, अभी देखते हैं। ये मैंने डिक्शनरी में जितने वर्ड्स आए हैं उन वर्ड्स को एज इट इज लिख लिया, और इसका मैं एक काइंड ऑफ टेबल क्रिएट कर लूंगा, और ये टेबल 3 डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से क्रिएट होगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मैंने टेबल बनाया है। अब हमें क्या करना है, अब हर डॉक्यूमेंट में ये वर्ड जितनी बार आया है वो काउंट हमें लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट 1 में अमन एक बार आया, एंड एक बार आया, अनिल एक बार आया, आर एक बार आया, स्ट्रेस्ड एक बार आया, वेंट 0, टू 0 एक बार भी नहीं आया इसलिए 0 लिखेंगे हम, अ 0, थेरेपिस्ट 0, डाउनलोड 0, हेल्थ 0, चैटबॉट 0। तो ये हमने डॉक्यूमेंट 1 का डॉक्यूमेंट वेक्टर क्रिएट कर लिया। अब हम डॉक्यूमेंट 2 का डॉक्यूमेंट वेक्टर क्रिएट करेंगे। डॉक्यूमेंट 2 में अमन एक बार आया, डॉक्यूमेंट 3 में सबसे पहले अमन 0, तो ये हमारे पास तीनों डॉक्यूमेंट्स के डॉक्यूमेंट वेक्टर्स तैयार हो गए, डॉक्यूमेंट 1 का, डॉक्यूमेंट 2 का, डॉक्यूमेंट 3 का। अब नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप नंबर 2 स्टेप्स हो गए हमारे। दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2। रिमेंबर ये हम सब कर रहे हैं TF-IDF कैलकुलेट करने के लिए, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए ये पूरा प्रोसीजर हम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने डिक्शनरी क्रिएट की, फिर डॉक्यूमेंट वेक्टर क्रिएट किया। अब हम निकालेंगे थर्ड स्टेप में टर्म फ्रीक्वेंसी,
और इस टर्म फ्रीक्वेंसी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो हमारे पास तीनों डॉक्यूमेंट्स में टर्म्स आ रहे हैं, इनको हम ऐड कर देंगे। तो अमन की टर्म फ्रीक्वेंसी तीनों डॉक्यूमेंट्स में 2 है एंड 1, अनिल 2, R 1, stressed 1, went 2, 2, 2, 2, therapist 1, download 1, health 1 और chatbot 1। तो ये हमने टर्म फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। क्योंकि अमन 2 डॉक्यूमेंट्स में आया है इसलिए टर्म फ्रीक्वेंसी इसकी 2 है एंड वंस एक ही डॉक्यूमेंट में आया है तो 1 है एंड सो ऑन। हमने टर्म फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। अब हम निकालेंगे इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। फोर्थ स्टेप इज कैलकुलेटिंग और फाइंडिंग आउट IDF। ये हम निकालेंगे। अब इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी में टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम लेते हैं, टोटल और ये हर टर्म के लिए निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स 3 हैं, सो हम 3 लिखेंगे फर्स्ट टर्म के लिए और अमन अकर हुआ है 2 टाइम्स 3/2 एंड 3 डॉक्यूमेंट्स 3/1। तीनों डॉक्यूमेंट में एक बार आया है। अनिल 3/2, 3 डॉक्यूमेंट्स में 2 बार आया है। R 3/1, stressed 3/1, went 3/2, 2 3/2, 3 डॉक्यूमेंट्स में 2 बार 3/2, थेरेपिस्ट 3 डॉक्यूमेंट्स में 1 बार 3/1, डाउनलोड 3 डॉक्यूमेंट्स में 1 बार 3/1, हेल्थ 3/1 एंड चैटबॉट 3/1। ये आ गई हमारी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। तो हमने 4 स्टेप्स यहाँ पे लिए। फर्स्ट स्टेप डिक्शनरी क्रिएट की फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स विच आर गिवन। सेकेंड स्टेप डॉक्यूमेंट वेक्टर क्रिएट किया। थर्ड स्टेप टर्म फ्रीक्वेंसी निकाली और फोर्थ स्टेप इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे निकाली। अब TF-IDF कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला है। टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड, ये हर डॉक्यूमेंट के हिसाब से इंडिविजुअली इनटू लॉग ऑफ इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड। तो ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को हमें इसी टेबुलर फॉर्मेट में लिखना है। कैसे, आइए देखते हैं। ओके, तो आइए अब देखें कि TF-IDF हम किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे अब एक बात ध्यान देने की है, CPSC को ये पता है कि इस फॉर्मूले में लॉग कैलकुलेट करना है। लॉग कैलकुलेट करना एक बच्चा क्लास 11th में सीखता है, यानी 10th क्लास के बच्चे को लॉग कैलकुलेट करना यूजुअली नहीं सिखाया जाता। तो CBSE को इस चीज का पता है, इसीलिए हमको यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेशंस नहीं करनी है, सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप कर देनी है। रिमेंबर, हमें प्रॉपर कैलकुलेशंस नहीं करनी है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप कर देनी है। सो डॉक्यूमेंट 1 के लिए टर्म फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें, टर्म फ्रीक्वेंसी अमन की 1 है, यानी 1 इंटू लॉग ऑफ IDF। अब अमन का IDF हम देखें, अमन का IDF है 3/2। बस हमको ये लिख देना है, इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करके हमें नहीं लिखना है। सिमिलरली एंड की टर्म फ्रीक्वेंसी डॉक्यूमेंट 1 के लिए 1 है इंटू लॉग और IDF है 3/1। इसको आप सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं या 3/1 भी लिख दीजिए, दोनों ठीक है। सो मैं सिर्फ 3 लिख दे रहा हूं इसको यहाँ पे 3। अनिल की डॉक्यूमेंट 1 में जो टर्म फ्रीक्वेंसी है वो है 1 इंटू लॉग, IDF है 3/2। इसी तरीके से हम R की लिख लेंगे, स्ट्रेस्ड की, वेंट की, 2 की, की, थेरेपिस्ट की, डाउनलोड, हेल्थ, चैटबॉट, इनकी लिख लेंगे। फिर डॉक्यूमेंट 2 के लिए, डॉक्यूमेंट 2 में अमन की टर्म फ्रीक्वेंसी है 1
into log 3/2 and की टर्म फ्रीक्वेंसी है 0 into log 3, अनिल 0 into log 3/2। सिमिलरली डॉक्यूमेंट 2 के लिए हम सबके फॉर्मूले यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करके लिख देंगे। नाउ डॉक्यूमेंट 3 में अमन की टर्म फ्रीक्वेंसी है 0 into log 3/2 and 0 into log 3, अनिल 1 into log 3/2 and so on। सभी वर्ड्स की हम TF IDF यहाँ पे लिख लेंगे। जब आपका ये टेबल तैयार हो जाएगा दैट्स इट, वहीं पे आपकी ये प्रॉब्लम ओवर हो गई। यानी इससे ज्यादा आपको अगर क्वेश्चन पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं और CBSE के क्वेश्चन पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन 100% आता है जहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हुए होते हैं और TF IDF कैलकुलेट करना होता है। सो डॉक्यूमेंट्स गिवन है, उन डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे आपने सबसे पहले डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी की बेसिस पे फिर आपने डॉक्यूमेंट वेक्टर बनाया, डॉक्यूमेंट वेक्टर बनाने के बाद टर्म फ्रीक्वेंसी निकाली, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी निकाली और उसके बाद इस तरीके का टेबल बना के इस TF IDF के फॉर्मूले को डॉक्यूमेंट वाइज हर वर्ड के लिए पुटअप कर दिया वैल्यूज के साथ सब्स्टिट्यूट करके। इनको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूले लिख के उसमें वैल्यूज पुटअप करके आपको छोड़ देना है, वहां पे आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का CBSE के क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। So this is the most important part of this chapter, natural language processing, calculation of TF IDF। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम दिया हुआ है जहां पे वर्ड्स, एक कॉर्पस में जो वर्ड्स आ रहे हैं उनके बारे में हमें एक्सप्लेन किया गया है। 3 तरीके के वर्ड्स किसी भी डॉक्यूमेंट में होते हैं, स्टॉप वर्ड्स, फ्रीक्वेंट वर्ड्स एंड रेयर वर्ड्स। इफ यू वॉच इन दिस डायग्राम, यहाँ पे वाई एक्सिस आपको शो कर रहा है अकरेंस, यानी नंबर ऑफ टाइम्स a word has occurred in the document, और x axis पे हमको शो कर रहा है उसकी वैल्यू from this point to this point। इस डायग्राम से हम क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या डिराइव कर सकते हैं? स्टॉप वर्ड्स जैसे कि आर, इन, द, दे, इनटू, ये जो स्टॉप वर्ड्स होते हैं ये किसी भी डॉक्यूमेंट में इनकी अकरेंस बहुत हाई होती है, बहुत ज्यादा आते हैं ये, लेकिन वैल्यू वाइज ये उतने ही कम रहते हैं। ये किसी डॉक्यूमेंट में बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते। यानी अगर इन वर्ड्स को हम डॉक्यूमेंट में से निकाल भी दें तो भी वो डॉक्यूमेंट अपना मीनिंग कन्वे कर पाता है। इन वर्ड्स के होने से ग्रामेटिकली सेंटेंसेस करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर हम इसको हटा भी देंगे तो भी डॉक्यूमेंट के मीनिंग पे फर्क नहीं पड़ता। सो दीज आर कॉल्ड स्टॉप वर्ड्स। फ्रीक्वेंट वर्ड्स की अकरेंस हम देख रहे हैं कि मीडियम है, यानी ना ही बहुत ज्यादा आते हैं ये और ना ही बहुत कम आते हैं, वहीं पे इनकी वैल्यू भी मीडियम है, यानी ये कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं किसी एक डॉक्यूमेंट में, और इनको हटाने से डॉक्यूमेंट के मीनिंग पे फर्क पड़ सकता है। सो दीज आर फ्रीक्वेंट वर्ड्स विद मीडियम वैल्यू एंड मीडियम अकरेंस। रेयर वर्ड्स कौन से होते हैं? रेयर वर्ड्स वो होते हैं जो कि किसी भी डॉक्यूमेंट में बहुत कम आते हैं, इनकी अकरेंस बहुत कम होती है। यू कैन सी अकरेंस के मामले में ये सबसे नीचे हैं, लेकिन इनकी वैल्यू उतनी ही हाई होती है। दैट मीन्स उस डॉक्यूमेंट में सबसे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने वाले ये रेयर वर्ड्स ही होते हैं, और इन वर्ड्स के बिना वो डॉक्यूमेंट मीनिंगलेस होता है। ये रेयर वर्ड्स को अगर हम डॉक्यूमेंट में से हटा देंगे तो द डॉक्यूमेंट विल बी मीनिंगलेस। सो ये डायग्राम से
हम 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, स्टॉप वर्ड, फ्रीक्वेंट वर्ड्स एंड रेयर वर्ड्स। इनके बारे में क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर स्टॉप वर्ड्स, व्हाट आर फ्रीक्वेंट वर्ड्स, व्हाट आर रेयर वर्ड्स, what will happen if we remove rare words from the document, what will happen if we remove stop words from the document, which words are the most valuable words in a document। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एक ईमेल आईडी आ रहा है फॉर लाइक xyz@gmail.com। तो यहाँ पे अगर स्टॉप वर्ड, कुछ स्टॉप वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि @ यहाँ पर हो गया, डॉट हो गया, इनको हम हटा नहीं सकते। अगर हम इनको हटा देंगे तो ये ईमेल आईडी मीनिंगलेस हो जाएगा। तो ये ऐसे स्टॉप वर्ड्स हैं जिनको हम नहीं हटा सकते। एक वेबसाइट आ गई फॉर एग्जांपल www.google.com। यहाँ पे भी डॉट्स को हम हटा नहीं सकते। जैसे ही हम इन डॉट्स को हटाएंगे ये वेबसाइट नहीं रहेगी, इट विल बिकम अ सिंपल वर्ड। सो कुछ स्टॉप वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डॉक्यूमेंट में, उनको हम हटा नहीं सकते। अदरवाइज ज्यादातर ये जो स्टॉप वर्ड्स होते हैं दे आर यूजुअली they do not provide any meaning or value to the document. So children, this was your chapter of natural language processing। इसके सभी important aspects हमने cover किए और सबसे important TF, IDF। So I hope that you have been able to understand this chapter very well। और अगर आपको ये chapter समझ में आया है तो you will be easily able to score 8 out of 8 specifically in this chapter। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा वो इवैल्यूएशन के बारे में रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल सा चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए और इसको अटेम्प्ट कीजिए। इट कैरीज अ वेटेज ऑफ 8 marks। So we'll meet next time with our next chapter, that is evaluation। उसमें भी कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो कि समझनी जरूरी हैं। तब तक keep studying, keep working hard। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए और इस वीडियो को अपने और क्लासमेट्स के साथ और दोस्तों के साथ जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं क्लास 10th के, उनके साथ शेयर कीजिए। See you next time. Till then, take care. Goodbye.